टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं जेईई मेंस एडवांस की, टीजीटी, पीईटी की, एनडीए की, आईआईटी जेम के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर नेट गेट क्वालिफाइड हैं। TSSB 2014 में पीजीटी में रैंक होना अचीव किया है। शॉर्टकट टेक्निक के थ्रू आपको क्वेश्चन सिखाए जाते हैं जो पेपर में आपकी टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, उसको सोल्व आउट करते हैं। टेट सीरीज के थ्रू आप अपने को वैल्यूड करते हैं। ये कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर log x एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो ये फिगर हमने यहाँ बनाई है। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एरिया फाइंड आउट करना है जो 1 से 2 के बीच में और कर्व ने बाउंड किया है। ये एरिया में फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन, जो हमारे पास एरिया आएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 और log ऑफ x और dx आ जाएगा, क्योंकि जब x एक्सिस से ऊपर हमारा कर्व होता है तो एरिया रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन fx dx को फ्रॉम a टू b, जहां से जहां तक हमारा कर्व x एक्सिस से ऊपर है। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन करना है तो वैसे तो बाय पार्ट से होता है, आपको भी जानकारी है। या तो log x को t मानना पड़ता है या फिर यहाँ पे इंटू 1 मानना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले को आप सीधा याद रखेंगे कि log x का इंटीग्रेशन x ब्रैकेट में log x माइनस 1 होता है। ये आप स्टैंडर्ड रियल की तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे पेपर में आपको इंटीग्रेशन सोल्व आउट ना करना पड़े। अब हम क्या करेंगे, हमारा केवल एक काम रह गया इसमें कि हम केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। ये सब चीजें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। अगर आपको माइंड में सब चीजें ग्राफिकली पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। सब चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी। लो ये आ गया 2 log 2 माइनस 1, फिर माइनस 1 रखेंगे, फिर log 1 माइनस के 1। तो यहां से आपका रिजल्ट आएगा 2 log 2 माइनस के 2, और यहां से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और log 1 0 और ये 1। तो ये आपका रिजल्ट आया log 4 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए कि जो रिजल्ट आपके पास है, एक तो log 4 है, लेकिन यहाँ पे log 4 माइनस 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें इस ऑप्शन की तरफ आएंगे, log 4 अपॉन e की log 4 माइनस log बेस e लिख लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि बेस हमारे पास e है। तो हमारा आंसर आपका क्या आया इसका, log 4 अपॉन e। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू एक कनेक्टिविटी मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप ये इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 निकालिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 और log ऑफ x निकालिए, ये आपसे पूछा जाए कि 0 से, फिगर में ध्यान दीजिए कि ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये जो इसकी आपके पास वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की, ये -1 आएगी। ये सारा एरिया यहां से यहां तक, चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो -1 आएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि y इक्वल टू log ऑफ x, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन दिया था, ऑर्डिनेट्स x बराबर 0 एंड x इक्वल टू 1, और ये एरिया फाइंड आउट आप कीजिए। तो ये एरिया इसी तरीके से जब आप निकालेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर ये इंटीग्रेशन निकाल के दिखाया है, तो ये एरिया हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आपके पास कितनी आई है, ये -1 आई है। जब इसका हम एरिया को में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, एरिया हमारा 1 हो जाएगा। तो दो चीज आप याद करें कि जब आप log x का ग्राफ याद करें तो साथ साथ दो चीजें आप याद कर लें यहाँ पे, कि 0 से 1 के बीच में ये जो एरिया है ये आपका 1 है, और 1 से 2 के बीच में ये जो एरिया है, ये एरिया आपका log 4 अपॉन e है। तो इसको रफली मेमोराइज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप इसको याद करना चाहते हैं। तो ये दो चीजें आप सिमेट्रिकली देख लीजिए कि किस तरीके से आएंगी। ये दो वैल्यू आप लर्न कर लें। क्वेश्चन में सीधे पूछ रहे तो सीधे आप log 4 अपॉन e अपना आंसर दे देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है देखने की कि जो आपकी वैल्यू आ रही है log 4 अपॉन e, इसको हम न्यूमेरिकली देखना चाहते हैं। तो एक फिगर मैंने यहां बनाई है, जिसको आप ध्यान से देखिए कि ये जो एरिया आपका, ये जो फिगर मैंने बनाई है, ये सारा एरिया आपका 1 है, और ये जो एरिया है ये 2 मैंने थोड़ा सा ज्यादा दूर बना दिया है, इसलिए थोड़ा एरिया बड़ा लग रहा है, और ये एरिया हमारा log 4 अपॉन e है। अब e की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 होती है। 2.71 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और बेस में हमारा क्या है, बेस में हमारा e है, 2.71 है, तो उसकी पावर 1 से कम आएगी। तो टोटल जो एरिया आएगा ये हमारा <1 आएगा। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये एरिया हमारा 1 दे रखा है, ये आपका 4 आएगा, बेस हमारे पास क्या है 2.71 है, तो 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्विंग में,
थोड़ा सा आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्टेड मेरा आंसर हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन 0 to पाई करना है और मॉडुलस साइन क्यूब एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहां आपको मैंने बताया था अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रैंड है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर में हमने आपको पहले भी सिखाया था, ये और एरिया दोनों सेम चीज होती है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ग्राफिकली सोल्व करेंगे, ये मेन बात है। अब इसमें एक चीज हमने आपको लर्न कराई थी कि जब y बराबर साइन एक्स आप लेते हैं तो यहाँ पे 0 से और पाई के बीच में जो ये एरिया हमारे पास आता है, ये एग्जैक्ट एरिया हमारे पास 2 आता है। आप इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं और स्टैंडर्ड रियल के तरीके से इसको आप याद भी करेंगे, ये एरिया हमारा 2 होता है। अगर इसके आधे एरिया की बात करता है तो इसका आधा एरिया हमारे पास 1 होता है। अब हम बात कर रहे हैं साइन क्यूब एक्स की। तो एक चीज आपको बताई गई थी कि जब भी कोई हमारे पास t है, मान लिया अगर ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो इसकी जो बड़ी पावर होती है वो छोटी होती है छोटी पावर से, तो t क्यू हमारा t से छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है। अब साइन क्यूब एक्स की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0 से 1 के बीच में है, तो जो उसकी क्यूब की वैल्यू आएगी वो भी आपकी छोटी हो जाएगी साइन एक्स से जब आपने क्यूब कर दिया। तो आप देखिए कि यहाँ पे अब आप ग्राफ पे आ जाइए, जहाँ पे ग्राफ के अंदर ये जो कर्व आपका है इस तरीके से ये वैल्यू थोड़ी छोटी होंगी, पाई बाय 2 का हमारा 1 हो जाएगा और फिर ये यहीं पे इसी तरीके से यहाँ पे सिमेट्रिकली यहाँ पे टच करता हुआ जाएगा इस तरीके से। तो अब हमें देखना है कि ये जो अंदर वाला एरिया आया है ये एरिया कितना हो सकता है। तो आप देखिए, अगर आपको ये नॉलेज है पहले से ही कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स की जो वैल्यू आती है 0 to पाई, साइन एक्स की जो वैल्यू है dx की, ये वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये वैल्यू पाई तो कभी नहीं होने की, क्योंकि तो 2 से ज्यादा हो गया 3.14, तो ये आंसर हमारा कभी नहीं आएगा। दूसरी, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 0 कभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मॉडुलस लग रहा है। तो 2 ऑप्शन तो मैंने डिस्कार्ड कर दिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर कि आप 2 ऑप्शन को डिस्कार्ड करें अगर आपसे क्वेश्चन करना भी नहीं आ रहा है। अब एक आंसर आपका आया 3/8 और एक आपका आंसर आया 4/3। अब आप थोड़ा गैस कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। देखिए 2 से हमारा सा जो हमारा एरिया आया है वो 2 से बहुत जो कम हुआ है वो काफी कम एरिया है, बिल्कुल हमारा ग्राफ नीचे की तरफ स्टीप नहीं हुआ, साइन क्यूब एक्स में थोड़ा ही स्टीप हुआ है ये ग्राफ। तो ये एरिया आपको फाइनली क्या दिखाई दे रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग में रिप्रेजेंट होगा। 8/3 ये तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, तो ये एरिया हमारा इससे तो बड़ा ही आएगा। तो हमारा हमने ग्राफिकल मेथड से बिना इंटीग्रेशन को सोल्व किए, वरना हमें क्या करना पड़ता है, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो साइन क्यूब एक्स dx, और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करते एग्जाम में और यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे इसको ब्रैक कर लेते साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते आप क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोस एक्स को क्या मानते आप t मानते, फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अपीयर होता, फिर ये आपका dt में चेंज होता, फिर लिमिट आप चेंज करते। आप देखिए कि कितने आप 1 मिनट कम से कम इस पे लगा देते, कितना भी तेजी से करेंगे तो 1 मिनट आपकी कंज्यूम होगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी ग्राफिकल नॉलेज है, जैसे मैंने आपको यहाँ एक चीज याद कराई थी लेक्चर में अपने, तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो भी हमने आपको कंसेप्ट बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि साइन की पावर 4 थीटा हमेशा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा से छोटा होगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है इस वजह से। इसी तरीके से कोस की पावर 4 थीटा लेस देन इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने से इसको मैं y मान लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 आएगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, तो ये बात कर रहा है आपसे किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की। तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ रही है, 1 आ रही है, और किसी ऑप्शन में 1 नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से रहेंगे
तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पे सर्च कर ली। ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई है। y की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे इस तरह के ऑप्शन ना दिए हों और ऑप्शन में 1 हमें यहाँ दिया है, पहले नंबर पे नहीं दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी हमें सोल्व करने की, मिनिमम वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अदरवाइज पेपर में आप क्या करेंगे, सब्जेक्टिव मेथड के अंदर जो हम टेक्निक आपको सिखा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, टाइम सेविंग टेक्निक है। आप या तो क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इसका डिवाइड बाय dx निकालेंगे, इसके डेरिवेटिव को 0 करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा की जो वैल्यूज आएंगी फिर डबल डेरिवेटिव रख के देखनी पड़ती है। ये हमारा लेंथी प्रोसेस है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक चीज है हम ट्रिग्नोमेट्रिक की नॉलेज से इसको शॉर्ट करेंगे। दूसरा, अगर आपको कंफर्म करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो एक कंसेप्ट हमने आपको और पढ़ाया था कि यहाँ पे जब आपके पास एक सिमेट्रिक सा फंक्शन है, सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे प्लस है, बीच में माइनस नहीं है, दोनों पावर 4 हैं, तो जब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगी और ये क्वांटिटी साइन थीटा बराबर कोस थीटा आपके पास तभी होता है जब थीटा बराबर π/4 होता है। तो अगर मैं इसमें π/4 रख देता हूँ तो ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम में से कोई एक वैल्यू आपको देगा। तो यहाँ पे साइन π/4 रखेंगे तो 1/√2 की पावर 4 और प्लस 1/√2 की पावर 4। तो ये वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ से 2 to 4, तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 हमारे पास वैल्यू आ गई, जो कि हमारे जो ऑप्शन है बी में ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसको भी हम सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू को भी। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उससे काफी कुछ आइडिया क्वेश्चन के अंदर लग जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक थीटा आपको दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं थीटा से। ये वैल्यू आपके पास दी हुई है, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे 4x² + 1 और फिर कैलकुलेशन को करना शुरू करेंगे। फिर सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव पोर्शन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पोर्शन पर हमने आपको क्या काम कराया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जनरेट होगा तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वो 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी में ये हमने आपको चीज पढ़ाई थी कि इसका जरूर बहुत ज्यादा होता है। अगर सेक दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा पे आपसे वर्क कराता है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, इसको लिख लेता हूँ 1/2 और ये 2 सेक थीटा हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको मेंटली करनी है। यहाँ पे तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ सेक थीटा और टेन थीटा आप इसमें जोड़ दें और फिर प्लस का सेक थीटा और टेन थीटा इसमें से घटा दें। अब आप यहाँ पे लिखें x + 1/4x। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अच्छा, इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 यहाँ से काट देता हूँ, इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा रख देता हूँ और यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस 1/, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to 4 2x। यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, या तो 2x आएगी या इसका ये रेसिप्रोकल है या 1/2x आएगी। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ हमने कनेक्टिविटी बनाई किसकी, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, जब ट्रिग्नोमेट्री आपको कराई थी तो कहा था कि इसका बहुत ही प्रैक्टिकल यूज होता है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का टारगेट मेरा अचीव हुआ। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको x बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जिस बेस पे हमने आपको भी क्वेश्चन कराया है, और y बराबर कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा, ये वैल्यू आपको दी है और वैल्यू पूछी है xy + 1 की। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अगर सीधा हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो सारा काम हमें इसको साइन कोस में ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू हमारे पास आ पाएगी इन द टर्म्स ऑफ xy। तो देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म्स हमारे पास 4 टर्म्स बन जाएंगी, वो हमारा सब्जेक्टिव मेथड हुआ। तो सब्जेक्टिव पोर्शन आपको बता दिया। अब हम काम करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव मेथड पे। सब्जेक्टिव जब आप क्लास में क्वेश्चन कराते हैं तो बिल्कुल सीधे इसकी मल्टीप्लाई करके कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर जो टारगेट रहता है वो रहता है 30 सेकंड का। 30 से 40 सेकंड में हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। अब आप देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, हमें पता है कि 90 यहाँ पे सॉरी π/4
जो 45 डिग्री है उस पर tan और कोड दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो और वो जो π/4 की वैल्यू आती है वो उसको भी डिस्टर्ब नहीं करती और उसको भी डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसका मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यूज है। हमने क्या किया, थीटा को 45 डिग्री रख दिया, क्योंकि हमें आंसर इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई में निकालना है, हमें आंसर इन द टर्म्स ऑफ आपका थीटा में फाइंड आउट नहीं करना। तो थीटा मेरा इसका मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है जो कि एक्सेप्टेबल है। जैसे मैं थीटा को 90 का मल्टीपल नहीं रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी डोमेन में नहीं आता। मैं उसको 0 नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा, इस वजह से। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, sec 45 की वैल्यू √2 - 1, और वाई की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो √2 + 1 आएगी। अब आप क्या करेंगे, एक्स वाई + 1 निकालेंगे, तो यहाँ पे a + b a - b, तो ये 2 - 1 + का 1 ये काट देंगे और ये रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 2 आया। अब आप ऑप्शन में वैल्यू रख के देख लीजिए, इन वैल्यूज को आप जोड़ के देखिए, यहाँ से x + y को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 √2 आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। x - y करेंगे तो माइनस के 2 आएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 2x + y करेंगे तो 2 √2 जनरेट हो जाएगा, प्लस y करेंगे, ये भी मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर 2 आ रहा है केवल। अब यहाँ पे y - x करेंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर हमारा 2 आएगा। देखिए हमने 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में क्वेश्चन को सोल्व आउट किया। आप जनरल मेथड भी अप्लाई करके देखा करें, उससे आपको ये अंदाजा होगा कि सब्जेक्टिव में कितना टाइम लगता है और ऑब्जेक्टिव टेक्निक में कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विद सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं और ये इनके जनरल सॉल्यूशन है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। अब आप देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम 11th क्लास में इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हम थीटा की कॉमन वैल्यू निकालते हैं और फिर उसमें 2nπ ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि साइन निगेटिव कहाँ कहाँ है। आप अपने तरीके से भी हल करके देख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा निगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, और टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। यानी कि ये क्वाड्रेंट आपका कॉमन हो गया। अब ये जो वैल्यू मेरे पास होती है π/3 की π/6 की होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और यहाँ पॉजिटिव है, इसमें पाई ऐड कर देता हूँ क्योंकि 10 पॉजिटिव होगी, कितना आएगा 7 π/6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 π/6 हमारे पास कॉमन वैल्यू आएगी इन दोनों की। और उसमें हम क्या ऐड करते हैं जनरल मेथड में कि अगर 2 इक्वेशन दी होती है तो थीटा की कॉमन वैल्यू निकाल के उसमें 2nπ ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेंट में जो हमारे साइन थीटा इसके साइन है, हमने सारी कैलकुलेशन ना करके केवल इनके क्वाड्रेंट को सर्च किया और वहां से 2nπ इसमें जोड़ दिया। तो 30 सेकंड का हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको tan अल्फा की वैल्यू दी गई है, tan बीटा की वैल्यू भी दी गई है, इन द टर्म्स ऑफ m दी गई है, ये खास बात है, और आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अब देखिए हमारा जो जनरल मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा और ये tan बीटा। फिर ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन द टर्म्स ऑफ m जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी क्या होगी, टीडीएस हो जाएगी। टीडीएस का मतलब है टाइम टेकिंग हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से m को 1 ले लेता हूँ, तो आपका tan अल्फा कितना आएगा, 1/2 आएगा, और m को 1 रखने से tan बीटा की वैल्यू 1/3 आएगी। अब जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको याद कराई थी, एक रिजल्ट आपको याद कराया था कि यहाँ पे जब आप tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 करते हैं, तो कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा tan इनवर्स 1 आएगा, जो कि π/4 के इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट आपको पहले से ही हमने लर्न करा रखा है अपने लेक्चर्स के अंदर, वहां से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर वे सब चीजें आपने सीख रखी हैं जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था कि जो शॉर्टकट टेक्निक बेस लेक्चर हमारा कोर्स होता है, और टेस्ट सीरीज के थ्रू आप उन मेथड्स को लगाना सीखते हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू, जैसा हमने रिजल्ट आपको यहाँ याद कराया है। तो देखिए ये सब चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं तो केवल पेपर में क्या करता हूँ कि यहाँ पे m को 1 रख देता हूँ, माइंड में आया 1/2, यहाँ पे आया 1/3, और मुझे रिजल्ट याद है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। तो सीधा हमारा आंसर क्या आएगा, π/4। तो विद इन 30 सेकंड हम आंसर को अचीव कर पाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस में टेक्निक लगती है, लेकिन अगर आपने एक रफ सेंस में
हर चैप्टर के अंदर 15 से 20 चीजें एक जगह नोट डाउन कर रखी हैं, जैसा कि हम लेक्चर से सिखाते हैं। तो वहां से आपके 100 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आते हैं तो 40 क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली ये टेक्निक लगती है, जो कि आपके टीजीटी पीईटी के जेईई मेंस के इस तरह के एग्जाम्स के लेवल के होते हैं यूपीएससी के तरीके से। 40 क्वेश्चन में होते हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस होते हैं, या फिर आप उसमें कोई फॉर्मूला लगाते हो। 20% क्वेश्चन जो आते हैं, 20 क्वेश्चन, वो थोड़े से टिपिकल फेस में आते हैं। उसमें भी मैं क्या करता हूँ कि 2 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड आंसर दोनों में से एक देता हूँ, तो मेरे आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। क्योंकि अगर आपने इन गलत पे से आंसर दिया तो आप 100% निगेटिव हो जाएंगे। तो जहाँ निगेटिव मार्किंग होती है वहां इन चीजों का बहुत रोल प्ले होता है। जैसा आपका यूपी में जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है वहां पे, या आपके जो आईटी के एग्जाम है वहां पे भी निगेटिव मार्किंग होती है। अब देखिए कंसेप्ट आपको लर्न करना है, ये क्वेश्चंस में काम आता है। अगर आपके पास a + b π/4 है तो 1 + tan a × 1 + tan b, 1 - cot a, 1 - cot b, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, अगर हमने यहाँ पे, वैसे तो क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्टिव मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ tan अप्लाई कर देते हैं, और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा 1, इसके रिजल्ट का यूज करके इन दोनों को सोल्व आउट कर लेते हैं। इनमें क्या करना है, प्रोडक्ट करनी पड़ती है। लेफ्ट हैंड साइड में इसको प्रोडक्ट को खोलना पड़ता है और जो रिजल्ट यहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ उसको यूज करना पड़ता है। आप कॉपी पे ये चीज प्ले करके जरूर देखें, जिससे आपको ये एक्सपीरियंस हो कि किस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है। अब चलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव टेक्निक की तरफ। उसमें हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज लेते हैं जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज होती हैं हमारे पास। अगर हमने a को 0 ले लिया और b को 45 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले वाले रिजल्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 + tan 0 0 और 1 + tan 45 ये 1, और रिजल्ट मेरा ये आ गया 2, जो कि हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है बराबर 2। लेकिन 0 पे हमारा क्या होगा कि कोट 0 आपके पास ये डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि a को 22.5 22.5 और b को भी a रख लेता हूँ। अब हमें पता है कि tan 22.5, ये वैल्यू 2 आपको याद कराई थी, ये √2 - 1 होती है, और ये tan 67.5 ये आपके पास कितनी होती है, ये √2 + 1 होती है। और यही वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, cos 22.5 के 90 में से घटा के ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे रखनी है √2 + 1 वाली। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 1 - √2 - 1 और 1 - √2 - 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो रिजल्ट मेरा 2 ही आ गया। अब आप इन दोनों को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको सिखा दिया, ये जरूर नहीं है कि इसी क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीजें हमारे काम आएगी। तो एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन का, जो कि अलजेब्रा में होता है, आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। वहां पे वो n की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन n के टर्म्स में आएगा, आंसर भी इन द टर्म्स ऑफ n होगा, या आंसर आपका इन द टर्म्स ऑफ n ना होके कांस्टेंट की फेस में होगा, तो वहां पे n को 1 2 3 रख के हम रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो एक तो थीटा के पुडिंग वाले मेथड हैं जो आपको सीखने हैं, और एक n वाले सीखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका फंक्शन का कैलकुलस का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है fx + fy = f of x + y। तब f को बताना है ओड फंक्शन होगा, इवन होगा, ओड और इवन दोनों होगा, और इनमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो देखिए हम किस क्वेश्चन को किस तरीके सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इवन या ओड की बात करते हैं तो हम x की जगह -x को रिप्लेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग, हमें नहीं पता कौन सा फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, रिप्लेसिंग x बाय -x, और या फिर आप ऐसा करें इसमें, ठीक है, x को -x से रिप्लेस करते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो, f के ब्रैकेट में -x जो हम जनरेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इवन फंक्शन के लिए f of -x f of x के बराबर होता है। फंक्शन हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसे इधर है ऐसे इधर होगा, और हमारे पास फंक्शन अगर f of -x बराबर माइनस ऑफ f of x होता है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में इस तरीके से सिमेट्रिक फिगर बनती है, इक्वल टू f of 0 जनरेट हो गया। अब f of 0 क्वेश्चन में दिया गया नहीं है,
और एक्स वाई हमारे कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ एक्स और वाई को दोनों को क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो बराबर एफ ऑफ जीरो। तो ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जनरेट होके एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आपका जीरो जनरेट हो गया। और ये भी एक डेफिनेशन होती है कि फंक्शन में उसका एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड करने से यही इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे दोनों सेम ही होती है। कुछ क्वेश्चन में ये चीज काम आती है, ये चीज आप ध्यान रखें कि ओड फंक्शन के अंदर एक तो कंसेप्ट ये वाला है और एक कंसेप्ट आप इसको भी याद रखें। कुछ क्वेश्चन अच्छे ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट से ही आप एग्जाम में कर पाते हैं। और यहाँ पे इक्विवेलेंट जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऐसे भी डेफिनेशन याद करें, ऐसे भी डेफिनेशन आप याद करें। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत छोटी सी हैं लेकिन क्वेश्चन में बहुत काम करती हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये वाला। तो एफ हमारा क्या हुआ, एफ इज ओड फंक्शन, एफ हमारा ओड फंक्शन हुआ। तो अब इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें कि अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन मेरा क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि ये सारे रिजल्ट आपको याद कर रहे और आप ये सोचिए कि हमने इतने सारे रिजल्ट आपको कह दिया कि याद करें, लेकिन अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे जो भी चीज अब आप अपने हाथ से लिखते हैं और तो आपका माइंड साइड में कहीं ना कहीं उसके साथ वर्क करता है, उसका अटैचमेंट होता है। जब भी आप उसको रीड करेंगे तो आपकी आईज उसको बहुत जल्दी रीड करेंगी और चूंकि आपने उसको लिख रखा है तो वहां से उसकी जो ग्रिपिंग है, कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में जाने से पहले दिन या 2 दिन पहले बुक्स में बहुत सारी चीजें देखने लगते हैं, जबकि जो उनकी हैंड रिटन चीजें हैं उनको नहीं देखते। तो बेसिकली एक रजिस्टर आपको अपना जरूर बनाना चाहिए जिसमें आप स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने हाथ से लिखें, किसी की फोटोकॉपी ना हो। हम सोचते हैं किसी के नोट्स लेके हम काम कर लेंगे, नहीं। हमारी जो आईज का और दिमाग का जो कॉन्टेक्ट है हमारे हाथ के साथ फॉर्मूलास याद करने में, लिखने में, तो उसका अटैचमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो हमने जब प्रिपरेशन की, रैंक 1 अचीव किया, तब हमने भी इनको नोट डाउन किया इसी तरीके से और वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सब चीजें याद रहें, लेकिन अगर आपको 10 में से 7 चीजें भी एग्जाम में याद रही तो आप क्वेश्चंस को सीधे प्ले कर देंगे, इस बात की तो गारंटी है। एक खास इंटरवल पे जैसे आप बना लें कि 5 दिन के इंटरवल पे 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को आपको उनको रिवाइज करना है, तो चीजें स्टेबल होनी शुरू हो जाएंगी माइंड में। जैसे मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं सीधे सीधे। अब देखिए ये तो पूरा सब्जेक्टिव मेथड था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये सब। अब मैं इसकी एक टेक्निक आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आपने याद कर लिया कि जब आपको यहाँ पे कंडीशन दिखाई दे रही है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, अब आप कॉमन सेंस का यूज करें, जो मैथमेटिक्स की आपकी फीलिंग है वो हमें क्या सिखाती है कि ये रखने से आपका ये रिजल्ट बन रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर हमने फंक्शन को स्क्वायर या क्यूब में रख दिया, या आपने फंक्शन को log x रख दिया, या आपने फंक्शन को e की पावर x रख दिया, या आपने फंक्शन को sin x tan x रख दिया, तो ये सब चीजें यहाँ पे सीधे सीधे काम नहीं करेंगी। तो ये आपकी एक सेंस हुई मैथमेटिक्स की, जो आपकी फीलिंग है मैथमेटिक्स पे एक्सपीरियंस की। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स को ax रख देता हूँ, जो लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स, एम ही रख देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा आपको इजी रहेगा याद रखने में। तो यहाँ पे एम एक्स आएगा, यहाँ पे एम वाई आएगा और यहाँ पे एम ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काउंटर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया ये इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यही फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन के अबाउट क्या बन रही है, सिमेट्री बन रही है। तो सिमेट्रिक जो हमने ओड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी ग्राफिकल अप्रोच पढ़ी थी, तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। और सिमेट्रिक हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन हमारा ओड फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, सी ऑप्शन पे भी आप ध्यान दें, इवन एंड ओड फंक्शन, केवल हमारे पास जो फंक्शन इवन भी होता है और ओड भी होता है साइमल्टेनियसली। तो एफ ऑफ एक्स जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है, डबल लाइट मैंने कर दिया है यहाँ पे, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी है, अगर एक फंक्शन साइमल्टेनियसली 2 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वो फंक्शन इवन भी होता है ओड भी होता है, तो एफ ऑफ एक्स, ये इससे दोनों लेफ्ट हैंड साइड इनकी बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इनकी बराबर होंगी। तो एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस के एफ ऑफ एक्स, और ये धरा के 0, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आएगा जो कि 0 फंक्शन है, जिसको हम एफ एक्स बराबर 0 बोलते हैं, y बराबर 0,
ये हमारे पास लाइन आएगी, सॉरी ये y बराबर जो हमारे पास 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे fx बराबर जो 0 आया है, यहाँ पे हम y नहीं लिख पाएंगे क्योंकि y बराबर fx तो हम जब ग्राफ बनाते हैं तब यूज होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, fx बराबर 0 आएगा। इसका मतलब हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा ये fx बराबर 0, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि इवन और ऑड फंक्शन, ये अगर हमारे पास आता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपने टेक्निक वाइज सीख भी ली है और आगे भी सीखते रहेंगे। थैंक्स।